Welcome to Reliable Analysis. We are going to read class 9 history. It's the first chapter. The title of the chapter is The French Revolution. The French Revolution was a milestone. It divided ancient and modern age in Europe. यानी प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच की एक स्पष्ट विभाजक रेखा के रूप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जाना जाता है। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ी घटना थी, एक महान घटना थी, जिसने पुरातन व्यवस्था यानी प्राचीन कालीन व्यवस्थाओं के अंत का संदेश दिया और एक नवीन युग का सूत्रपात किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने यह मैसेज दिया पूरी दुनिया को, यह साबित कर दिया कि अब पुरानी मान्यताओं का युग नहीं रहा, अब पुरानी ख्यालातों से दुनिया नहीं चलने वाली है। और इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने नूतनता यानी नवीनता का एक मैसेज न सिर्फ फ्रांस में बल्कि यूरोप के लगभग सभी देशों में दिया। और जब यूरोप के लगभग सभी देशों में जब हम कहते हैं तो इसका मतलब पूरे संसार से भी हो जाता है, क्योंकि ये इंपीरियलिज्म का काल था, ये साम्राज्यवाद का काल था। इस काल में यूरोप के देशों का कब्जा एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के अधिकांश क्षेत्रों के ऊपर था। यानी यूरोप के देश की राजनीति से, उनकी व्यवस्था से पूरा दुनिया इस समय कंट्रोल हो रही थी। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड टेकन प्लेस इन 1789। 1789 ईस्वी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के माध्यम से 1789 ईस्वी में 1789 में बर्बन डायनेस्टी की शासन सत्ता को उखाड़ फेंका गया। यानी फ्रांस वाज अंडर द एब्सोल्यूट मोनार्किज्म ऑफ द बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी, जिसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन बुर्बो वंश के रूप में होता है। हिंदी के किताबों में देखिएगा तो लिखा रहता है बुर्बो वंश, तो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन आपको हम बोल रहे थे बर्बन डायनेस्टी के रूप में हम लोग प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश में। तो बर्बन डायनेस्टी का शासनकाल फ्रांस में घोर अत्याचार और जुल्म का काल था। इस राजवंश के राजा जनता के ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार करते थे और इनके जुल्म की कोई इंतहा नहीं थी। ये जनता के सुख और दुख की तनिक भी परवाह नहीं करते थे। राजपद की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांतों में विश्वास करते थे। राजपद की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांतों का मतलब हुआ डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप में यकीन करते थे। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप आप लोग को याद है ना, ये एक थ्योरी था जिसके अंतर्गत राजा समझते थे कि हम भगवान के बेटा हैं, गॉड ने हमको धरती पर भेजा है, लोगों के ऊपर शासन करने के लिए भेजा है। इस तरह से वे अपने कार्यों के लिए आम जनता के प्रति आंसरेबल नहीं मानते थे।
अपने कार्यों के लिए वो समझते थे कि हम भगवान के प्रति आंसरेबल भले हैं, जनता के प्रति नहीं। तो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप यानी राजपद की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांतों में यकीन रखते थे। जनता उनके जुल्म और अत्याचार से तंग आ चुकी थी। बर्बन डायनेस्टी के सभी रूलर्स की यही स्थिति थी। बर्बन डायनेस्टी के जिस शासनकाल अंतिम शासक जिनके शासनकाल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था, उनका नाम था लुई 16। इस राजवंश के राजा यानी इस डायनेस्टी के राजा अपने नाम के पहले लुई का टाइटल रखते थे। लुई इंग्लिश में लुइस टाइप से लिखा था, LOUIS। हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन लुई होता है, यस साइलेंट रहता है। तो इस राजवंश के राजा अपना लुई टाइटल रखते थे और ये नंबर से अपने आप को इंडिकेट करते थे, जैसे लुई 13, लुई 14, लुई 15 और लुई 16 was the last ruler. Louis 16 was the last king when the French Revolution had taken place. Louis 16 निरंकुशता यानी ऑटोक्रेसी और स्वेच्छाचारिता की साक्षात मूर्ति थे। लुई 16 कहा करते थे कि कोई चीज अच्छी है क्योंकि मैं पसंद करता हूं। कोई चीज अच्छी है क्योंकि मैं पसंद करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि व्हाट आई लाइक इज गुड। मैं जो पसंद करता हूं वही अच्छा है, जो मैं पसंद नहीं करता हूं वो अच्छा नहीं है। ये तो निरंकुशता की बात हुई कि मैं जो पसंद करता हूं वो अच्छा नहीं है। व्हाट आई लाइक इज गुड। दूसरी तरफ लुई 16 का कहना था कि उनकी इच्छा ही कानून है। रीमा ध्यान दो इधर। लुई 16 कहा करते थे कि उनकी इच्छा ही कानून है। इसका मतलब हुआ कि वे जो चाहते हैं वही कानून है, वे जो कहते हैं वही कानून बन जाता है, वे जो करते हैं वही कानून होता है। इसका मतलब है कि उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नाम का कोई चीज नहीं था, रूल रेगुलेशन नाम का कोई चीज नहीं था। जो वो चाहते थे तो लुई 16 कहा करते थे, लुई 16 के अनुसार व्हाट ही लाइक्ड वाज लीगल। जो वो पसंद करते थे वो कानूनी था। यानी लुई 16 जो पसंद करते थे वही कानूनी है, वही सही है, वही लेजिटिमेट है, वही वैध है। जो लुई 16 को पसंद नहीं है वो गैर कानूनी है। इस प्रकार का ख्यालात बर्बन डायनेस्टी के लास्ट रूलर लुई 16 का था। इनके पूर्वज भी इसी प्रकार की मानसिकता के थे। लुई 16 के जो पूर्वज थे उसमें से एक पूर्वज थे लुई 14। लुई 14 कहा करते थे, आई एम द स्टेट, आई एम द स्टेट, यानी पूरा स्टेट ऑफ फ्रांस कुछ नहीं है, सब मैं हूं, मेरे अंदर पूरा फ्रांस समाहित है। यानी अपने पर्सनालिटी को लुई 14 ने इतना विशाल कर लिया था कि उन्होंने अपने पूरे फ्रांस को अपने पर्सनालिटी के अंदर एक पार्ट माना। यानी फ्रांस के लोगों को कोई तरजीह नहीं देते थे,
बर्बन डायनेस्टी के रूलर जनता के ऊपर नाना प्रकार का जुल्म और अत्याचार करते थे, जिससे क्षुब्ध होकर के जनता टाइम टू टाइम रिवोल्ट किया करती थी। लेकिन लुई रूलर्स जो थे, बर्बन डायनेस्टी के रूलर्स जो थे, उनकी सैनिक शक्ति काफी अधिक होती थी, जिसके चलते हुए विद्रोहों को कुचल डालते थे। लेकिन 1789 में जो रिवॉल्यूशन हुआ, दैट रिवॉल्यूशन कुड नॉट बी सप्रेस्ड बाय लुई 16, वो आखिरी साबित हुआ और वो लुई 16 के द्वारा कुचला नहीं जा सका। तो ऐसा क्या हुआ, यानी व्हाई डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड। ज्योति कहां ध्यान दे रही है? वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस, यानी व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण क्या थे, हम लोग को समझना है। तो सबसे पहला कारण फ्रांस की राज्य क्रांति का, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे पहला कारण था एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म, जिसका कि इंट्रोडक्शन में ही बार बार मैं चर्चा कर रहा था आपसे। एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म वाज द मेन कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऐसा भी नहीं था कि उस समय एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म सिर्फ फ्रांस में ही था, सिर्फ फ्रांस के राजा, सिर्फ बर्बन डायनेस्टी के रूलर्स निरंकुशता की नीति का पालन करते थे और यूरोप के अन्य देशों के शासक बिल्कुल साधु थे, बिल्कुल उदार थे, ऐसा कुछ नहीं है। निरंकुशता यानी डिस्पोटिज्म वाज द फैशन ऑफ दोज डेज। उन दिनों निरंकुशता का ही फैशन था। यूरोप के लगभग सभी देशों के राजा महाराजा जनता के ऊपर नाना प्रकार के जुल्म और अत्याचार करना अपना धर्म मानते थे, अपना कर्म मानते थे, और उनका सोचना था कि वो इसीलिए पैदा लिए हैं। और यूरोप के विभिन्न देशों की जनता अपने राजाओं की निरंकुशता, निरंकुश शासन, स्वेच्छाचारी शासन, अत्याचारी शासन से यूरोप के विभिन्न देशों की जनता उठ चुकी थी। जनता में विरोध और विद्रोह का भाव बड़ी तेजी से पनप रहा था। लेकिन आप अब पूछिएगा कि जब स्थिति सेम थी, सभी राजा यूरोप के जब निरंकुश ही थे और सभी देशों की, यूरोप के सभी देशों की जनता जब नाखुश थी, विरोध और विद्रोह का भाव सभी देशों की जनता में था, तो फिर प्रश्न उठता है कि व्हाई डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस इन फ्रांस ओनली? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन फ्रांस इन 1789। व्हाई? जब सेम कंडीशन सब जगह था तो सब जगह रिवॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसका आंसर है कि उन दिनों निरंकुशता यानी ऑटोक्रेसी यानी डिस्पोटिज्म जो थी, वो दो प्रकार की निरंकुशता पाई जाती थी। एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म पहला टाइप था। ये यूरोप के राजाओं की निरंकुशता की चिर प्राचीन शैली थी, जिसके अंतर्गत राजा डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप यानी राजपद की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांतों में यकीन करते थे, जनता के ऊपर नाना प्रकार के जुल्म और अत्याचार करते थे। लेकिन जब जनता का रुख अब कड़ा होने लगा, जनता में विरोध का भाव उत्पन्न होने लगा, तो यूरोप के अधिकांश राजाओं ने हवा के बदलते हुए रुख को भांप लिया
यूरोप के अधिकांश देशों के राजाओं ने जनता के नब्ज को टटोलने में सफलता प्राप्त की। जनता के नब्ज को टटोला और समझ गए कि अब निरंकुशता के खिलाफ अब जनता में जनमत है, और इस तरह से उन्होंने अपनी निरंकुशता की पुरानी नीतियों को छोड़ा नहीं। निरंकुशता की पुरानी नीतियों को छोड़ दिया ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ उसमें बदलाव किया, सिर्फ उसमें परिवर्तन लाया। क्या परिवर्तन लाया? तो अब यूरोप के अधिकांश राजाओं ने एक ऐसी निरंकुशता, एक ऐसी ऑटोक्रेसी की पॉलिसी अपनाई जिसमें राजा तो निरंकुश होते थे, लेकिन उनकी निरंकुशता, उनका डिक्टेटरशिप, तानाशाही जनता की भलाई के लिए प्रेरित होता था। यूरोप के अधिकांश देशों के राजाओं ने अपनी निरंकुशता की पुरानी शैली एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म को अपनाना छोड़ दिया और उसके जगह पर एक नई प्रकार की निरंकुशता की नीति अपनाई। इसको बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म कहा जाता है। बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म। बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म का मतलब हुआ कि डिस्पोटिज्म तो था, निरंकुशता तो थी, लेकिन निरंकुशता आम जनता की भलाई के लिए थी। आम जनता की भलाई, उनका कल्याण की भावना से प्रेरित था। और इस तरह से जिन राजाओं ने अपनी निरंकुशता जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, तो ऐसे राजाओं के प्रति जनता का जो विरोध का भाव था, विद्रोह का भाव था, वो बिल्कुल शांत हो गया। शांत हो जाएगा ना? हम लोग लाइफ में ऐसा ऐसा क्लास में पढ़ाए हैं जहां पर कि 150, 140, 150 स्टूडेंट बैठा रहता था एक जगह पर। इतना बदमाश स्टूडेंट रहता था, इतना बड़ा गैंग रहता था वो सबका। अभी जो शांति है समाज में, ये शांति पहले नहीं थी कि एक एक के गैंग में रहता था 30-30 गो 40 गो लड़का, रोड पर मार करता था बाहर में। और वो सब लड़का को, वो सब बॉस को क्लास में हम लोग को डांटना रहता था, मारना रहता था। अगर वो चाह लेता तो हम लोग को तो बाहर में चटनी बना देता, लेकिन फिर भी कभी वो ऐसा कर सका नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ये मालूम था कि हम लोग जो उसके ऊपर कड़ाई करते हैं, कठोरता करते हैं, वो कठोरता उसकी भलाई से प्रेरित है। समझ रहे बात को? इसी कारण से आपको एक सड़ा हुआ बिल्कुल बुढ़ा टीचर भी रहेगा जिसको चलना नहीं सही ताकत है, और वो बड़ा से बड़ा क्लास को कंट्रोल करता है सिर्फ नॉलेज के बल पर। क्योंकि स्टूडेंट को यह समझ में आता है कि इसका जो इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करना मेरे लाइफ को ब्राइट करने के लिए जरूरी है। खैर, फिर से आते हैं। तो यूरोप के जिन राजाओं ने निरंकुशता की अपनी प्राचीन शैली में परिवर्तन कर लिया, एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म की पुरानी शैली को छोड़ दिया और बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म को अपना लिया, ऐसे राजाओं के विरुद्ध यूरोप की जनता को क्रांति यानी रिवॉल्यूशन करने की कोई आवश्यकता नहीं रही। लेकिन फ्रांस के बर्बन डायनेस्टी के रूलर अपनी निरंकुशता की प्राचीन शैली को त्यागने से बिल्कुल इनकार कर दिए। उन्होंने निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता की अपनी पुरानी शैली को यानी एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म को कायम रखा, और जिसकी परिणति हुई कि एक दिन अंतोगत्वा जनता को उनके खिलाफ उठ खड़ी होनी पड़ी।
एक दिन जनता उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई और द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1789। तो इस तरह से साफ हो जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे प्रमुख कारण निरंकुश राजसत्ता यानी एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म था। नेक्स्ट कॉज फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अनदर कॉज था, वो था सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सोशल डिस्क्रिमिनेशन इसका मतलब हुआ कि फ्रांस का समाज असमानता, भेदभाव, वैमनस्यता की नींव पर अवलंबित था। फ्रांस का समाज असमानता, भेदभाव, जुल्म और अत्याचार पर आधारित था। फ्रांस में सामाजिक रूप से लोगों के बीच 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन था। फ्रांस के प्रथम वर्ग यानी अपर क्लास के अंतर्गत आते थे क्लर्जी मैन। द क्लर्जी मैन जो कि फ्रेंच पार्लियामेंट का फर्स्ट स्टेट कंप्राइज करते थे। क्लर्जी मैन यानी फ्रांस के समाज का सबसे उच्च वर्ग क्लर्जी मैन का था, यानी पादरी, जो इंडिया में जिसको आप ब्राह्मण कहते हैं। तो पादरी लोग, जिसको आप इंडिया के टर्म्स में समझिए तो ब्राह्मण, यानी जो जिनके जिम्मे था चर्च का धार्मिक कार्य करना, जिनके जिम्मे था चर्च का पूजा पाठ इत्यादि का कार्य करना, वो क्लर्जी मैन या हिंदी में उनको पादरी कहा जाता था, या प्रिस्ट इंग्लिश में भी कह सकते हैं। तो क्लर्जी मैन जो थे फ्रेंच के सोसाइटी में, वो प्रिविलेज थे, विशेषाधिकारों से लैस थे। उनके पास कई प्रकार के विशेषाधिकार थे। वे जनता से नाना प्रकार के टैक्सेज वसूल करते थे। क्लर्जी मैन जो थे जनता से कई प्रकार के धार्मिक टैक्स वसूल करते थे। मनुष्य का जन्म नहीं होता था, उसी समय से टैक्स लेना शुरू करते थे। जन्म हुआ तो टैक्स, शादी हुआ तो टैक्स, कोई प्रकार का फंक्शन हुआ तो टैक्स, और मर गया तो मरने के बाद भी टैक्स। परिवार देगा मरने के बाद, वो सिस्टम समाप्त हो गया है, लेकिन उसका हल्का पल्का रिफ्लेक्शन आज नहीं है बचा हुआ। क्या आज नहीं उसका बचा हुआ? मरता है अंतिम संस्कार में ब्राह्मण को आपको देना पड़ता है ना जी, मुंह मांगा जो है, दान दक्षिणा जो है। तो दान दक्षिणा आज का जो स्वरूप है उसमें आप अपनी मर्जी से देते हैं, लेकिन उस समय था वो टैक्स था कि आपको देना इतना। अभी भी है, दक्षिणा के रूप में अभी भी देना पड़ता है लोगों को। इतना ही नहीं, अगर आज भी अगर दान दक्षिणा की राशि या सामान थोड़ा सा भी अगर कम हो जाएगा, असंतोषप्रद हो जाएगा, तो नहीं लेंगे, छोड़ करके चले जाते हैं। और लोगों को भय रहता है कि अगर ये दान दक्षिणा नहीं लेंगे तो जो आदमी मरा है उसको स्वर्ग में तकलीफ होगा। इसलिए लोग खुशामद आज भी करता है कि गलती हो गया ले लीजिए, गरीब है, ये है वो है। तो कहने का मतलब है कि क्लर्जी मेन comprised the
अपर क्लास ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। फ्रांस के समाज का उच्च वर्ग था और यह प्रिविलेज था, विशेषाधिकारों से लैस था। कई प्रकार के रिलीजियस टैक्स जनता से वसूल करते थे। इनके आमदनी के स्रोत काफी अधिक थे, लेकिन इनको टैक्स फ्री रखा गया था। गौर कीजिए बात को, इनके आमदनी के स्रोत काफी अधिक थे, ये बड़े बड़े पोस्ट होल्ड करते थे, कई प्रकार के टैक्स जनता से वसूल करते थे, रिलीजियस टैक्स, लेकिन इनको टैक्स फ्री रखा गया था, यानी इनको स्टेट को कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। क्लर्जीमैन भी दो भागों में बटे हुए थे, अपर क्लर्जीमैन एंड लोअर क्लर्जीमैन। अपर क्लर्जीमैन के लोगों की आमदनी काफी अधिक थी, लेकिन जितना भी रिलीजियस टैक्स वसूल करते थे वो अपर क्लर्जीमैन वसूल करते थे, लेकिन उनका धर्म से कोई वास्ता नहीं था, लेना देना नहीं था। धार्मिक कार्य संपादन कराने के लिए उनके जगह पर उनके नौकर जाते थे, जो लोअर क्लर्जीमैन कहलाते थे। लोअर क्लर्जीमैन की स्थिति काफी खराब थी, वे अपर क्लर्जीमैन के अंतर्गत मजदूरी का काम करते थे, उनको काम के बदले बहुत कम मजदूरी या वेतन मिलता था। सभी जो आमदनी थी वो अपर क्लर्जीमैन अपने हड़प लेते थे। अपर क्लर्जीमैन धर्म के नाम पर तमाम प्रकार के टैक्सेज वसूल करते थे, लेकिन उनको धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये लोग भोग विलास, राग रंग, ऐशो आराम और रोमांस इत्यादि की जिंदगी व्यतीत करते थे। हाँ, फ्रेंच सोसाइटी का दूसरा वर्ग यानी सेकंड जो क्लास था, या इसको सेकंड स्टेट के नाम से जाना जाता था, वाज कंप्राइज्ड ऑफ नॉवेल्स यानी अभिजात्य वर्ग, यानी कुलीन वर्ग, यानी इंडिया के भाषा में जिसको अपर कास्ट कहते हैं। अभिजात्य वर्ग यानी कुलीन वर्ग के लोग पढ़े लिखे होते थे, इनकी काफी जागीरें होती थी, गांव में जमीन होता था, लेकिन खुद रहते थे शहर में घर बनाकर। इनके बदले इनकी खेती का काम किसान लोग करते थे। जो किसान लोग खेती करते थे वो सुबह से लेकर शाम तक बड़ी कठिन परिश्रम करते थे। दे हैड टू टॉयल यानी वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम डॉन टू डस्क, यानी सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तक अत्यंत कठिन परिश्रम करते थे। लेकिन इसके बाद भी फार्मर्स वर हाफ फेड एंड हाफ क्लैड, यानी भूखे नंगे रहते थे। दूसरी तरफ उनकी पसीने की कमाई पर नॉवेल्स जो है अमन चैन की बंसी बजाते थे, ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे, राग रंग की जिंदगी व्यतीत करते थे। शराब, जुआ, वेश्यावृत्ति इत्यादि कार्यों में दिन रात संलग्न रहते थे। नॉवेल्स को कई प्रकार के प्रिविलेजेस थे। नॉवेल्स के लिए सभी प्रशासन के ऊंचे ऊंचे पद, हायर पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर केप्ट रिजर्व फॉर नॉवेल्स।
सेना के यानी आर्मी के सभी ऊंचे ऊंचे पद नोबल्स के लिए रिजर्व रखे जाते थे। जमीन के ऊपर अधिकांश स्वामित्व ओनरशिप नोबल्स का था। जनता से वो मैनोरियल ड्यूज लिया करते थे। अपने प्रभाव क्षेत्र, नोबल्स का प्रभाव क्षेत्र होता था, जहां उनका खेत होता था, जहां उनका जंगल होता था, यहां उनका मेनर हाउस कहा जाता था, जहां वो रहते थे। मेनर हाउस में उनके नौकर चाकर, किसान, मजदूर इत्यादि भी रहते थे। तो नोबल्स अपने मेनर, अपने प्रभाव क्षेत्र, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहने वाले लोगों से टैक्सेस वसूल करते थे। इसको मेनोरियल ड्यूज कहा जाता था। तो आम जनता से नोबल्स मेनोरियल ड्यूज वसूल करते थे। प्रशासन के ऊंचे पदों को सुशोभित करते थे। मिलिट्री के ऊंचे पदों को सुशोभित करते थे। लेकिन उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। देवर टैक्स फ्री। नोबल्स के इनकम के सोर्सेज काफी अधिक थे। नोबल्स की आमदनी के साधन काफी अधिक थे। लेकिन उनकी आमदनी से कहीं काफी अधिक उनका खर्च होता था, क्योंकि हर हमेशा नोबल्स भोग विलास, ऐशो आराम, राग रंग, जुआ और वेश्यावृत्ति में ही संलग्न रहते थे। किसी प्रकार के कंस्ट्रक्टिव कार्य से नोबल्स का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। और इस तरह से नोबल्स की आमदनी के सोर्सेज काफी अधिक थे, लेकिन उनका खर्च उससे भी ज्यादा था। और इसका परिणाम था कि नोबल्स कर्ज में डूबे हुए रहते थे। नोबल्स कर्ज में डूबे हुए रहते थे। नोबल्स को आम लोगों से भी कर्ज लेना पड़ता था। लेकिन फिर भी कॉमन पीपल से, आम लोगों से नोबल्स कर्ज लेते थे। लेकिन फिर भी आम लोगों को नफरत की निगाह से देखते थे। नफरत की दृष्टि से देखते थे। आम लोगों से नफरत करते थे। और इसी कारण से आम लोगों में नोबल्स के प्रति अनसेटिस्फैक्शन फैल गया। इसी कारण से आम लोगों में नोबल्स के प्रति असंतोष की भावना फैल गई, और जिसकी परिणति 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रूप में हुई। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, नेपोलियन बोनापार्ट जो अपने आप को फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बेटा कहता था, पुत्र कहता था, ने कहा था कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेपोलियन ने कहा था कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इस क्वेश्चन का आंसर उसने खुद ही दिया। और उसने कहा कि इट वाज नथिंग बट द प्राइड ऑफ नोबल्स, यानी नोबल्स का अहंकार ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रमुख कारण था। ये नेपोलियन के शब्द थे। तो इस तरह से नोबल्स जनता के ऊपर नाना प्रकार के जुल्म और अत्याचार करते थे। जनता उससे त्रस्त थी। जनता के ऊपर काफी हैवी मेनोरियल ड्यूज इंपोज कर देते थे, वसूल करते थे। जो जनता दिन रात कठिन परिश्रम करने के बाद भी भूखी और नंगी रहती थी, उस जनता के ऊपर जुल्म और अत्याचार भी करते थे। जनता
सदा के लिए इन सभी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिसकी परिणति हुई कि नोबल्स के इन नकारात्मक व्यवहारों, अहंकारपूर्ण व्यवहारों के कारण जनता ने विद्रोह किया 1789 में। दैट इज कॉल्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच सोसाइटी का तीसरा वर्ग यानी थर्ड क्लास जो था, वाज ऑफ कॉमन पीपल। कॉमन पीपल को मिडिल क्लास के नाम से भी जाना जाता है। मिडिल क्लास, जिसको कार्ल मार्क्स ने बोर्जुइस कहा है, तो मिडिल क्लास में असंतोष था बर्बन डायनेस्टी की शासन सत्ता के खिलाफ। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था, फ्रांस की प्राचीन व्यवस्था के खिलाफ कॉमन पीपल में, मिडिल क्लास में अनसेटिस्फैक्शन था। और मिडिल क्लास के असंतोष का ही परिणाम हुआ था कि 1789 में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड टेकन प्लेस। तो इसका मतलब है कि अगर हमको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इसका आंसर होगा कि द नेचर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज मिडिल क्लास वन, यानी इट वाज अ मिडिल क्लास रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मिडिल क्लास की भूमिका काफी अधिक, सबसे अधिक प्रमुख थी। मिडिल क्लास के कारण ही द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड टेकन प्लेस। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपका एक बार हम शुरू में पूछे थे कि जब कंडीशन सेम था तो व्हाई डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 79 ओनली इन फ्रांस, इट शुड टेक प्लेस इन अदर यूरोपियन कंट्रीज एज वेल। तो इसका एक आंसर यह भी है कि देयर वाज अ पावरफुल मिडिल क्लास इन फ्रांस। देयर वाज अ पावरफुल मिडिल क्लास इन फ्रांस दैट प्लेड वेरी पिवोटल रोल, यानी फ्रांस के मिडिल क्लास ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, जिसके चलते द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 79 इन फ्रांस। अब हम लोग को स्टडी करना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मिडिल क्लास का क्या स्टैंड था, क्या उसका रोल था। तो मिडिल क्लास was comprised of two types of people, यानी मिडिल क्लास भी दो प्रकार का था, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास के अंतर्गत आते थे डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर, स्टूडेंट्स, क्लर्क, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोग आते थे अपर मिडिल क्लास के अंतर्गत। ये लोग या तो पढ़े लिखे थे या इन लोगों के पास धन की शक्ति थी, ये लोग प्रोग्रेसिव थे। पढ़े लिखे होने के कारण इन लोगों को ये समझ में आया कि फ्रांस की जो दुर्व्यवस्था है उसका एक ही सॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मुख्य रूप से रोल प्ले किया था इसी अपर मिडिल क्लास ने, यानी जिसको डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, व्यापारी, व्यवसायी, क्लर्क, टीचर इत्यादि का वर्ग कहा मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास ने ही फ्रांस के रिवॉल्यूशन में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया था। और लोअर मिडिल क्लास के अंतर्गत फ्रांस में आते थे मजदूर और किसान। ये मजदूर और किसान काफी खराब स्थिति में थे। अधिकांश किसानों के पास
अपनी जमीन नहीं थी, वे नोबल्स के जमीन पर खेती करते थे। दिन रात कठिन परिश्रम करने के बाद भी उनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती थी। ये भूखे और नंगे रहते थे और किसानों के शोषण और अत्याचार के ऊपर नोबल्स की मौज मस्ती उनका हर दिन होली की तरह और हर रात दिवाली की तरह बीतता था। और उसी समय की परिस्थिति में यह कहावत चरितार्थ हो गई थी कि करे कमाई लंगोटी वाला, करे कमाई लंगोटी वाला और खाए पगड़ी वाला। देखो रे लाला, दुनिया का खेल है निराला। तो कहने का मतलब है कि लोअर मिडिल क्लास, जिसके अंतर्गत किसान मजदूर इत्यादि आते थे, दिन रात कठिन परिश्रम करते थे, फिर भी भूखे नंगे रहते थे। और इस कारण से इन लोगों के पास शायद रिवॉल्यूशन में भाग लेने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। दिन भर तो इनको काम करना था, लेकिन अपर मिडिल क्लास के लोग जो थे साधन संपन्न थे, सुखी संपन्न थे और ये लोग पढ़े लिखे थे। इन्होंने कई फिलोसफर्स की पुस्तकों का अध्ययन कर रखा था। इन फिलोसफर्स के अंतर्गत हॉब, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, दांते, डिडरो, क्वेसने इत्यादि का नाम उल्लेखनीय है। इन सभी विद्वानों की पुस्तकों को पढ़ने के बाद मिडिल क्लास के लोगों को ऐसा महसूस होता था कि फ्रांस की जो खराब स्थिति है, जुल्म और अत्याचार जो फ्रांस में है, उसका एक ही समाधान है और वो है रिवॉल्यूशन। क्योंकि फिलोसफर्स ने लोगों को क्रांति का मार्ग दिखला दिया था और उस मार्ग पर चल करके मिडिल क्लास के लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भाग लिया। एंड दैट रिवॉल्यूशन अल्टीमेटली टुक प्लेस सक्सेसफुली इन 1789, which is called the French Revolution. तो इस तरह से सोशल कॉज was a main cause of the French Revolution. अब नेक्स्ट कॉज है, इस समय हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के डिफरेंट कॉजेज का अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉज है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन या इकोनॉमिक कॉज इसको कहिए। तो फ्रांस के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन चरम बिंदु पर था। जो भूखे थे, नंगे थे, उनके ऊपर टैक्सेज का पहाड़ लाद दिया गया था। रीमा सीधा बैठो। जो भूखे थे और नंगे थे, उसके ऊपर टैक्सेज का पहाड़ लाद दिया गया था। लेकिन जो साधन संपन्न थे, उनको टैक्स फ्री कर दिया गया था। यानी नोबल्स एंड क्लर्जीमेन वर टैक्स फ्री, and middle class and peasants, workers, etc., common people had to bear the huge burden of taxes. फ्रांस की ऐसी व्यवस्था थी कि फ्रांस के रूलर्स, बर्बन डायनेस्टी के रूलर्स, हमेशा वॉर्स में उलझे हुए रहते थे, युद्धों में
हमेशा भाग लेते थे। और इंपीरियलिस्टिक वॉर्स में काफी धन की आवश्यकता होती है। कोई भी वॉर लड़ने के लिए काफी अधिक धन की आवश्यकता होती है। और यही कारण था कि हमारे बहुत बड़े इकोनॉमिकल जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के विरुद्ध मात्र 4 दिनों में उसका सीज फायर का प्रस्ताव, युद्ध विराम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। क्योंकि लड़ाई करने का मतलब है दूसरा का नुकसान तो करना, लेकिन अपना भी नुकसान होना। लड़ाई में नुकसान से कोई बच नहीं सकता है। तो फ्रांस के राजा हमेशा युद्धों में संलग्न रहते थे और लगातार युद्ध होते रहने के चलते फ्रांस का खजाना खाली हो चुका था। जनता के ऊपर बार बार टैक्सेज बढ़ाए जाते थे और कॉमन पीपल जो भूखे नंगे थे उनके ऊपर टैक्सेज बढ़ाए जाते थे। जो ऐशो आराम, राग रंग और भोग विलास की जिंदगी व्यतीत करते थे वो टैक्स फ्री थे। और इस कारण से जनता जब टैक्स देने में असमर्थ होती थी तो जो टैक्स वसूलने वाले अधिकारी होते थे वो बड़े अत्याचारी और क्रूर होते थे। इनको टैक्स फार्मर्स कहा जाता था। टैक्स फार्मर्स ये जाते थे जनता के ऊपर बड़ी ही बेदर्दी और जुल्म और अत्याचार के साथ जनता से पेश आते थे और टैक्स वसूलते थे। आम जनता इन टैक्स फार्मर्स के अत्याचार और जुल्म के चलते कराती रहती थी, लेकिन ये टैक्स वसूल करते थे। और जब टैक्सेज बढ़ाने का भी जब एक्सट्रीम पॉइंट पहुंच गया, अब आम जनता किसी प्रकार से भी सक्षम नहीं थी इससे ज्यादा टैक्स बढ़ाने में। तो अब राजा लुई 16 के पास कोई चारा नहीं था टैक्स बढ़ाने के अलावा। और लुई 16 ने 175 ईयर्स 175 वर्षों के बाद, गौर से सुनिए, 175 ईयर्स के बाद, 175 वर्षों के बाद लुई 16 ने फ्रांस के पार्लियामेंट की बैठक बुलाई। वहां के पार्लियामेंट को कहा जाता था स्टेट्स जनरल। 175 वर्षों के बाद स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। स्टेट जनरल के 3 चैम्बर्स थे। फर्स्ट स्टेट वाज कंप्राइज ऑफ क्लर्जीमैन, सेकेंड स्टेट consisted of nobles, and third state was of common people. तो स्टेट्स जनरल यानी जिसको फ्रांस का पार्लियामेंट कह सकते हैं, उसके 3 चैम्बर थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। यहां पर जो मेंबर्स थे उनका कोई चुनाव वगैरह नहीं होता था। मेंबर्स वर हेरिडिटरी, वंशानुगत थे। यानी बाप के मरने के बाद बेटा अपने आप मेंबर बन जाते थे स्टेट जनरल के। बेटा के मरने के बाद उसका बेटा अपने आप बन जाते थे मेंबर। ना कोई बनाता था ना कोई हटाता था। यहां का वोटिंग, स्टेट जनरल में वोटिंग का पैटर्न भी बड़ा ही विचित्र था। 1 मैन 1 वोट नहीं था। 1 मैन 1 वोट का सिस्टम नहीं था। यहां वोटिंग जो होता था 1 हाउस यानी 1 चैम्बर 1 वोट। जैसे फर्स्ट स्टेट का 1 वोट होता था,
सेकंड स्टेट का एक वोट होता था और थर्ड स्टेट का भी एक वोट होता था। और डिसाइसिव वोट देने का अधिकार राजा के पास था। अगर टाई हुआ तो राजा देगा एक वोट। अब आप लोग बतलाइए कि इस प्रकार के स्टेट जनरल में कभी भी कोई रिजोल्यूशन आएगा तो किसके पक्ष में पास होगा? नोबल्स और क्लर्जीमैन के पक्ष में, क्योंकि नोबल्स और क्लर्जीमैन का हित एक दूसरे से जुड़ा हुआ था ना जी। नोबल्स का फायदा तो क्लर्जीमैन का फायदा, क्लर्जीमैन का फायदा तो नोबल्स का फायदा। कॉमन पीपल जो फ्रांस के थे उनका हित नोबल्स और क्लर्जीमैन से अपोजिट था, विपरीत दिशा में था। लेकिन स्टेट जनरल में कॉमन पीपल का एक वोट था, नोबल्स क्लर्जीमैन का 2 वोट था और तटस्थ रहने पर तीसरा वोट किंग का था। यानी कम से कम एक तरफ 2 वोट तो हुआ ना जी। तो कोई भी रिजोल्यूशन आएगा नोबल्स पर क्लर्जीमैन पर टैक्स इंपोज करने का या नोबल्स और क्लर्जीमैन के खिलाफ कोई प्रस्ताव अगर आएगा स्टेट जनरल में तो प्रस्ताव पास हो पाएगा? क्यों नहीं पास होगा? एक वोट है, वो 2 वोट है। नोबल्स और क्लर्जीमैन 2 वोट है और कॉमन पीपल 1 वोट है। तो इस कारण से हमेशा वो 2 वोट जीतेगा। उसके ऊपर भी एक रिजर्व था कि अगर किंग जो है, अगर कोई टाई हुआ तो टाई की परिस्थिति में किंग अपना डिसाइसिव वोट दे सकते थे। तो किंग का भी जो था रहन सहन वो नोबल्स और क्लर्जीमैन के साथ ही था। यानी किंग और नोबल्स और क्लर्जीमैन ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे, ये नहीं एक दूसरे के समर्थक थे। इसलिए कॉमन पीपल के का कुछ हो नहीं सकता था जब तक ये सिस्टम रहता, जब तक ये पार्लियामेंट रहता जिसको स्टेट जनरल कहा जाता था तब तक। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने स्टडी किया कि कॉमन पीपल का सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन होता था। कॉमन पीपल सिर्फ भूखे और नंगे रहते थे, उनके ऊपर सिर्फ टैक्सेज का पहाड़ लादा जाता था और उनके टैक्सेज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था। टैक्स जो कलेक्टर्स होते थे, टैक्स कलेक्टर्स का भारी जुल्म और अत्याचार इनका सामना आम आदमी करते थे। आम आदमियों को, कॉमन पीपल को कहीं ना कहीं लगता था कि नोबल्स और क्लर्जीमैन जिसके इनकम के साधन काफी अधिक हैं वो भी टैक्स देते तो शायद कुछ अच्छा रहता, हम लोगों के ऊपर बोझ कुछ कम था। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। इस एक्सट्रीम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की परिस्थिति में कॉमन पीपल को एक न एक दिन रिवोल्ट करना ही था। उन्होंने कई बार रिवोल्ट किए थे लेकिन उनके रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया था। लेकिन द रिवोल्ट ऑफ कॉमन पीपल ड्यू टू एक्सट्रीम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन which took place in 1789 could not be suppressed. 1789 में जो उनका रिवॉल्यूशन हुआ उसको दबाया नहीं जा सका। दैट इज कॉल्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का और कोई कारण नहीं था बल्कि आम जनता का घोर आर्थिक शोषण था। कॉमन पीपल का एक्सट्रीम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन was the main cause of the French Revolution. नेक्स्ट कॉज है फिलोसफर्स कॉज। इस समय हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेज का अध्ययन कर रहे हैं और नेक्स्ट कॉज है फिलोसफर्स कॉज यानी दार्शनिक कारण। आपको अब तक कई बार हम पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन
कि जब डिस्पोटिज्म का कंडीशन यूरोप के सभी देशों में लगभग सेम था, तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन फ्रांस। व्हाई? फ्रेंच रिवॉल्यूशन सिर्फ फ्रांस में क्यों हुआ, यूरोप के अन्य देशों में क्यों नहीं हुआ? तो इसका आपको कारण हम बार बार बतलाएं, लेकिन सबसे बड़ा कारण आप बतला रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण था कि मिडिल क्लास वाज वेरी पावरफुल इन फ्रांस, और मिडिल क्लास में कई फिलोसफर्स थे जिन्होंने लोगों की बंद आंखों को खोल दिया। आम लोग जो सदियों से, सेंचुरी से सिर्फ अत्याचार, भेदभाव और शोषण की चक्की में पिस रहे थे, जिनका असंतोष तो दिल में जिनको था, लेकिन उनका असंतोष मूक था, दिल में था लेकिन उनकी जुबान होठों तक नहीं आ पाती थी। लेकिन फ्रांस के फिलोसफर्स ने उनके मूक असंतोष को जिह्वा प्रदान कर दिया, उनके मूक असंतोष को वाणी प्रदान कर दी। जो लोग गूंगे थे, जो लोग लाख जुल्म अत्याचार सहन करके भी इसको अपना किस्मत मानते थे, इसी को अपना जिंदगी मानते थे, फ्रेंच फिलोसफर्स ने उनको प्रखर वाणी प्रदान कर दी। और अब वो इस व्यवस्था का विरोध करने लगे। फिलोसफर्स के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे फिलोसफर्स थे, हम लोग उनका जिक्र करते हैं। और क्या उनका योगदान था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ये हम लोग जिक्र करते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जनता की आंखों को खोलने का कार्य जिन फिलोसफर्स ने किया था, उसके अंतर्गत सबसे बड़ा फिलोसफर था रूसो। रूसो सबसे बड़ा फिलोसफर था। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब तक लोग मानते थे कि भगवान ने राजा को भेजा है शासन करने के लिए, यानी डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, और इस तरह से राजा को जो मर्जी आएगा वो जुल्म करे, अत्याचार करे, यही हमारी किस्मत है और यही राजा का काम है, जुल्म और अत्याचार करना। इसका कोई और समाधान नहीं है, आम लोग मानते थे। लेकिन रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के माध्यम से रूसो ने कहा कि प्रारंभ में इस दुनिया में कोई सत्ता नहीं थी, चारों तरफ अनाचार, व्यभिचार, अत्याचार, अराजकता, अव्यवस्था का बोलबाला था। उस परिस्थिति से, अराजकता से उब करके लोगों ने एक जगह पर मीटिंग किया, और मीटिंग करके लोगों ने एक समझौता किया। लोगों ने कहा कि अपने अपने अधिकार हम एक दूसरे को हस्तांतरित कर दें, और एक दूसरे को हस्तांतरित करते करते सभी अधिकार लोगों के एक आदमी में आ गया, और वो आदमी बन गया रूलर। लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने, सामाजिक समझौता करने के चलते एक रूलर की उत्पत्ति हुई। यानी रूसो ने इस बात को प्रतिपादित किया, फॉर्मुलेट किया कि राजा की उत्पत्ति, जो शासन करने के लिए राजा, उसकी उत्पत्ति किसने की है? भगवान ने नहीं की है, बल्कि आम लोगों के अधिकारों से राजा अपने गद्दी पर बैठा है। आम लोगों के द्वारा
अपने अधिकार त्याग देने, राजा को दे देने के चलते एक साधारण व्यक्ति राजा के गद्दी पर बैठ गया है। और रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, सामाजिक समझौता के सिद्धांत में रूसो ने आगे यह भी कहा है कि अगर वो शासक, वो व्यक्ति जिसको आम लोगों ने चुना है, अगर वो जनता की अपेक्षा के ऊपर खरा नहीं उतरता है, अगर वो व्यक्ति जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, जनता की आकांक्षा को पूरा नहीं करने का कार्य करता है, तो जनता फिर से एक मीटिंग करके अपने अधिकार उस आदमी से वापस ले लेती है। और वापस ले लेती है तो जो व्यक्ति पहले शासक था, जो व्यक्ति पहले राजा था, वो व्यक्ति अब आम आदमी बन जाता है। इस तरह से रूसो ने कई बातों को प्रतिपादित किया। पहली बात रूसो ने कहा कि कोई राजा कैसे बनता है कि तो आम लोगों के अपने अधिकारों का त्याग कर देने के चलते राजा बन जाता है। दूसरा बात रूसो ने जो कहा वो ये कहा कि राजा जो बना है उसको आम लोगों की आकांक्षा, आम लोगों की इच्छा, आम लोगों की आवश्यकता को पूरा करना है। ज्योति सीधा बैठो। और रूसो ने आगे यह भी कहा कि अगर आम जनता की अपेक्षाओं के ऊपर राजा खरा नहीं उतरता है, सही काम नहीं करता है, तो जनता एक जगह मीटिंग करके फिर अपने अधिकारों को वापस ले लेती है, तो आदमी कॉमन आदमी बन जाता है, साधारण आदमी बन जाता है। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब हुआ कि रूसो ने राजा को हटाने का उपाय बता दिया। तो रूसो ने किसी अत्याचारी शासक को कैसे पदच्युत किया जाता है, उसको गद्दी से हटाया जाता है, दुनिया में पहली बार इसका उपाय बतला दिया। अब तक लोग नहीं जानते थे, अब तक लोगों को नहीं मालूम था कि किसी राजा को हटाया जा सकता है। यह बात लोगों को जानकारी नहीं थी। पहली बार रूसो ने यह उपाय बतला दिया। साथ ही साथ रूसो ने राजा के द्वारा और स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा लगाए गए तमाम प्रकार की बंदिशों, पाबंदियों का कड़ा विरोध किया। और रूसो ने कहा कि मैन इज बॉर्न फ्री, मनुष्य का जन्म स्वतंत्र होता है, बट फाइंड्स एवरीवेयर इन चेन्स, लेकिन अपने आप को सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करता है। रूसो ने कहा कि मनुष्य का जन्म स्वतंत्र होता है। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो बिल्कुल स्वतंत्र रहता है, कुछ नहीं उसके पास रहता है, ना उसको बाएं का ज्ञान, ना उसको दाएं का ज्ञान, ना उसको कोई कानून, ना उसके लिए कोई कपड़ा, ना उसके लिए कोई फिक्स जगह कि कहां टॉयलेट करना है, क्या कर, जहां उसको जो मन में आता है करता है वो। तो रूसो ने कहा कि मैन इज बॉर्न फ्री, स्वतंत्र जन्म लेता है, बट फाइंड्स एवरीवेयर इन चेन्स, लेकिन रूसो का तात्पर्य जिन चेन से यानी बंधनों से था, वो बंधन ये नहीं है जो हम लोग सिखाते हैं कि टॉयलेट रूम में जाकर के टॉयलेट करो या कपड़ा पहनो, ये बंधन से नहीं था। रूसो का तात्पर्य उन बंधनों से था जो बंधन सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा, राज्य के द्वारा लोगों की स्वतंत्रता के ऊपर लगाया जाता था, लोगों की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाता था, सीमित कर दिया जाता था। उन बंधनों से रूसो का मतलब था। और इस तरह से आम लोगों में रूसो के साहित्य को, लिटरेचर को पढ़ने के बाद रिवॉल्यूशन की भावना जाग गई। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण रूसो ही था, क्योंकि रूसो के मरने के 400 वर्षों के बाद
जब उसके लिटरेचर को आम फ्रांस के लोगों ने पढ़ा था तो रूसो से इतना प्यार उमड़ पड़ा आम लोगों में कि उसने जा करके रूसो के कब्र पर उसकी हड्डियां जो बची हुई थी उसको भी उखाड़ लिया और उस बची हुई हड्डियों को भी लोग चूमने लगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फिलोसफर्स का क्या रोल था, ये हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत दूसरा प्रमुख फिलोसफर थे, उनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स का थ्योरी दिया। सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि एक राजा में सरकार की सभी शक्तियों के सीमित होने से कभी अच्छा नहीं हो सकता है, कभी सुचारू शासन नहीं हो सकता है। अगर शासन की सभी शक्तियां एक राजा में निहित होगी तो शासन नहीं सही होगा। यह मॉन्टेस्क्यू ने बतलाया। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि सरकार एक नहीं होती है बल्कि सरकार के 3 अंग होते हैं। आज हम आप सब कोई जानते हैं कि सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आज हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन सबसे पहले यह बात किसने बतलाया? मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि सरकार के एक नहीं 3 अंग होते हैं। ये तीनों अंग स्वतंत्र होना चाहिए, तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तब शासन सही से चलेगा। अगर तीनों अंग एक दूसरे में मिला रहेगा तो इससे तानाशाही हो जाएगी, इससे शासन की व्यवस्था सही नहीं चल पाएगी। उस समय फ्रांस की शासन व्यवस्था ऐसी थी कि तमाम शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित थी। साधारण एक बिल्डिंग का रिपेयरिंग करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए भी परमिशन राजा से ही लेना पड़ता था। इस प्रकार का सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फ्रांस में था। इस प्रकार के सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का फेल्योर निश्चित था। क्योंकि एक राजा छोटी से छोटी बातों को नहीं देख सकता था, वो नहीं टैकल कर सकता था। और इसी कारण से मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि सरकार का एक नहीं 3 अंग है, 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कानून बनाने का काम सिर्फ लेजिस्लेटिव का है, एग्जीक्यूटिव उन कानूनों को लागू करने का काम कर सकती है और जुडिशरी उन कानूनों की रक्षा करने का काम कर सकती है। यह बात मॉन्टेस्क्यू ने बतलाया, तब लोगों को, आम लोगों को समझ में आया कि उनके राजा तो तमाम शक्तियां समेटे हुए रहते हैं, इसीलिए शासन सही से नहीं हो पा रहा है। अब उनका सोचना था कि इस प्रकार का परिवर्तन हमारी शासन व्यवस्था में होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई सुधार, ऐसा कोई रिफॉर्म, ऐसा कोई परिवर्तन तब तक संभव नहीं था जब तक लुईस 16 गद्दी पर थे। इसलिए फ्रांस के लोगों को लगा कि अगर फ्रांस की स्थिति में परिवर्तन करना है, व्यवस्था में परिवर्तन करना है, तो लुईस 16 की शासन सत्ता को उखाड़ फेंकना पड़ेगा, बर्बन डायनेस्टी की शासन सत्ता को समाप्त करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1789। इस समय हम लोग फ्रांस के फिलोसफर्स के रोल का अध्ययन कर रहे हैं। फ्रेंच फिलोसफर्स ने ही लोगों की बंद आंखों को खोला। फ्रेंच फिलोसफर्स ने ही लोगों के मुख असंतोष को वाणी प्रदान की थी। और इसके अंतर्गत तीसरा जो प्रमुख नाम था वो था वॉल्टेयर। वॉल्टेयर ने
चर्च के विशेषाधिकारों का कड़ा विरोध किया। चर्च के और क्लर्जी मैन के जो प्रिविलेजेस थे उसका कड़ा विरोध किया वोल्टेयर ने। और वोल्टेयर ने सभी लोगों के बीच समान अधिकार होने की बात कही। वोल्टेयर ने कहा कि चर्च के विशेषाधिकार बिल्कुल गलत हैं। चर्च में अनाचार, व्यभिचार और अत्याचार का बोलबाला है। चर्च जो धार्मिक स्थल था, पवित्र स्थल था, जहां धार्मिक पूजा पाठ होना चाहिए था, जहां पूजा की घंटियां बजनी चाहिए, उन दिनों चर्च में अनाचार और व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, जुआ, शराब इत्यादि का सब कुछ का प्रचलन चर्च में था। और इस कारण से आम लोगों में असंतोष था। लेकिन चर्च के अधिकारी उन दिनों आम लोगों को यह कहकर के संतुष्ट किया करते थे कि हम लोग धार्मिक आदमी हैं, इसलिए हम लोगों के लिए यह सब सही है। लेकिन फिलोसफर्स ने जो है आम लोगों को समझाया कि ये बिल्कुल गलत है। यानी कोई अगर जो गलत है, जो जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति अगर गलत है तो सबके लिए है, वो चर्च के अधिकारियों के लिए भी गलत है। बल्कि चर्च के अधिकारी का जीवन तो और पवित्र होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। और इस तरह से मॉन्टेस्क्यू केवल वोल्टेयर के उपदेशों से, वोल्टेयर के लिटरेचर से प्रभावित होकर के आम लोगों को समझ में आया कि जो चर्च के ऑफिशियल ये कहते हैं कि तू करे तो रासलीला और हम करे तो करेक्टर ढीला, गलत है। इस बात को अब आम लोगों ने समझा। पहले लोगों को यह नहीं समझ में थी। पहले लोगों को था कि चर्च के ऑफिशियल्स को यह अधिकार है, आम आदमी को नहीं है। लेकिन अब उन लोगों ने जो है चर्च के विशेषाधिकारों का, चर्च में होने वाले अनाचार, व्यभिचार इत्यादि का विरोध करना शुरू कर दिया। और चर्च का और पादरी वर्ग के विरुद्ध जो आम लोगों का विरोध हुआ वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट हुआ 1789। अदर फिलोसफर्स के अंतर्गत थे जॉन लॉक और हॉब। जॉन लॉक और हॉब दो अन्य फिलोसफर्स थे। इन्होंने भी रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कहीं ना कहीं समर्थन किया। और इन्होंने भी डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप का, राजपद की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांतों का कड़ा विरोध किया। और लॉक और हॉब नामक फिलोसफर्स ने भी बतलाया कि शासन की सत्ता का स्रोत जनता है, न कि ईश्वर है। जनता ने अपने अधिकार राजा को दिए हैं, तब राजा बनना है। और अगर राजा जनता की अपेक्षाओं को पर खरा नहीं उतरता है तो जनता को उनके खिलाफ विद्रोह करने का अधिकार है। और इस तरह से अब फ्रांस के लोगों को क्रांति की राह दिखाई पड़ने लगी थी। पहले लोगों को यह राह नहीं मालूम थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नेक्स्ट कॉज था, वो था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। और इसमें
और इसमें जो है अमेरिका को सफलता की प्राप्ति हुई। ब्रिटेन का शासन था अमेरिका के ऊपर, ब्रिटेन का शासन खत्म हुआ, लेकिन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में सिर्फ अमेरिका के लोगों ने, अमेरिका के नेता जॉर्ज वाशिंगटन नामक अमेरिका के नेता के नेतृत्व में अमेरिका के लोगों ने संघर्ष किया था और उससे सफलता की प्राप्ति हुई। सिर्फ यह बात सही भी नहीं है, बल्कि फ्रांस के राजा लुईस 16 ने अमेरिका के लोगों की स्वतंत्रता के लिए जनरल लाफायते के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेज दी थी। फ्रांस के राजा लुईस 16 ने, और यह विशाल सेना अमेरिका में अमेरिका के लोगों की तरफ से ब्रिटिश सरकार से लड़ी, तब जाकर के फ्रांस की सेना और अमेरिका के लोग, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका के लोग मिलकर के ब्रिटेन को पराजित किया। अब आप पूछिएगा कि फ्रांस के रूलर लुईस 16 को क्या मतलब था जो अमेरिका में जानबूझ करके टांग अड़ाने गए? उसको जब क्या मतलब था, तो हाँ बतला रहे हैं, बहुत बड़ा मतलब था। अमेरिका के ऊपर कब्जा करने के लिए कई यूरोपियन कंट्रीज गए थे। जैसे इंडिया के ऊपर कब्जा करने के लिए कई यूरोपियन कंट्रीज आए थे, और इंडिया में सबसे ताकतवर बच गए थे दो कंट्री, ब्रिटेन और फ्रेंच, ब्रिटिश और फ्रेंच। तो ब्रिटेन और फ्रांस उस समय के सबसे पावरफुल कंट्री थे। ये दोनों कंट्री ने इंडिया से अन्य देशों को, पोर्तुगीज को, डच को, डेन को इत्यादि को हरा दिया, भगा दिया। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका दूसरा प्रमुख कॉलोनी था उस समय, यानी उपनिवेश, और अमेरिका के ऊपर ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। लेकिन एक तलवार में एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक जंगल में दो शेर एक साथ नहीं रह सकते, विचरण कर सकते। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकता। ठीक इसी प्रकार से एक इंडिया में ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों शासन नहीं कर सकते थे, एक अमेरिका में ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों शासन नहीं कर सकते थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? 7 इयर्स वॉर हुआ था बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। इंडिया से लेकर के अमेरिका तक की लड़ाई हुई, 7 इयर्स वॉर। 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक ये लड़ाई चला, 7 वर्षों तक, 7 इयर्स वॉर। इस लड़ाई में फ्रेंच की डिसाइसिव पराजय हुई और ब्रिटिश की जीत हुई, और इसी का नतीजा हुआ कि फ्रेंच इंडिया से भी बोरिया बिस्तर समेट लिया और अमेरिका से भी फ्रेंच को बैग एंड बैगेज वापस होना पड़ा। अब फ्रांस जो है ब्रिटेन से बदले की आग में जल रहा था। फ्रांस को लग रहा था कि मेरे मुंह से अगर गन्ना छीने हो तब तुमको भी नहीं हम खाने देंगे। यानी अमेरिका अगर मेरे हाथ से छीने हो तब तुम्हारा भी अमेरिका नहीं रहने देंगे। और लुईस 16 इस चीज का एक अवसर तलाश रहे थे, और जब अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रारंभ हुआ जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में, तो लुईस 16 को यह मौका मिल गया। लुईस 16 ने एक विशाल सेना भेज दी अमेरिका, जनरल लाफायते के नेतृत्व में, और इस विशाल सेना की सहायता से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सफलता की प्राप्ति हो गई। अमेरिका स्वतंत्र हो गया। अब आप कहिएगा कि अमेरिका स्वतंत्र हो गया, इससे फ्रांस में क्या फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा। अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद अमेरिका में
कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का निर्माण हुआ, दुनिया का सबसे पहला देश आजाद हुआ, निरंकुशता से आजाद हुआ एक देश। यानी दुनिया के लोगों को पहली बार जानकारी मिली कि निरंकुश शासन से आजादी भी मिल सकती है। अमेरिका में ब्रिटिश शासन था, दूसरे देश के शासन से मुक्ति मिल सकती है, यह बात पहली बार दुनिया के लोगों को जानकारी मिली। दूसरी तरफ अंग्रेजों का अत्याचार था अमेरिका के ऊपर, उस अत्याचार से मुक्ति मिली। तीसरी तरफ जो फ्रांस के सैनिक अमेरिका गए लड़ने के लिए अमेरिकियों की तरफ से, वो सैनिक अमेरिका में लिबर्टी, इक्वलिटी और नेशनलिटी, स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और नेशनलिटी जो है राष्ट्रीयता इत्यादि की जीत को अपनी नग्न आंखों से देखा। जो फ्रांस के सैनिक गए अमेरिका, वो सैनिक अपनी आंखों से फ्रांस की जनता को लिबर्टी प्राप्त करते देखा, अपनी आंखों से लिबर्टी, नेशनलिटी और डेमोक्रेसी को क्रियान्वित होते देखा। स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और लोकतंत्र की बयार यानी हवा का रसास्वादन करने का मौका फ्रांस के सैनिकों को सबसे पहले अमेरिका में मिला। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अमेरिका में बनी, उस गवर्नमेंट में आम जनता को काफी अधिक अधिकार थे, सबों के बीच समानता था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई प्रिविलेज नहीं था, कोई नॉन प्रिविलेज नहीं था। अब ये सैनिक जब फ्रांस लौट करके आए तो अब ये फ्रांस में भी एक ऐसी ही शासन व्यवस्था चाहते थे। यहां भी लिबर्टी, नेशनलिटी और डेमोक्रेसी को जीतते देखना चाहते थे, लेकिन यहां उनके मार्ग में एक विरोध था, लुईस 16, और इसलिए लुईस 16 के खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भाग लेने से फ्रांस का खजाना खाली हो गया, जिससे फ्रांस के राजा को और टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता हुई। और टैक्स बढ़ाने के लिए जब उन्होंने प्रयास किया, 175 वर्षों के बाद स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई तो रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। यानी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से फ्रांस में रिवॉल्यूशन का सीधा सा संबंध था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लास्ट कॉज है, वो है फॉल ऑफ बास्टाइल। फॉल ऑफ बास्टाइल, इसको इमीडिएट कॉज कहा जाता है। फॉल ऑफ बास्टाइल यानी बास्टाइल का पतन, हिंदी में इसको बास्टील का पतन कहा जाता है। बास्टील यानी एक दुर्ग, एक फोर्ट्रेस का नाम था बास्टाइल। तो बास्टाइल का फॉल, बास्टाइल एक दुर्ग था, इसको जेल बना करके रखा गया था। इस जेल में पॉलिटिकल प्रिजनर्स रखे जाते थे, राजनीतिक कैदी। जो लोग लुईस 16 के खिलाफ थे उन लोगों को रखा जाता था। तो 14 जुलाई की सुबह 1789 को जो है लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने बास्टील के दुर्ग के ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि दो कारण उनके सामने था। उनको था कि बास्टील के दुर्ग में, यानी इन द फोर्ट्रेस ऑफ बास्टाइल ओनली पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर केप्ट। जो लुईस 16 के विरोधी थे उसको रखा गया था, इसलिए उसको वो स्वतंत्र कराना चाहते थे। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रमुख कारण था कि बास्टाइल में उनका सोचना था कि बहुत सारा हथियार, गोला बारूद रखा हुआ है, और वो हमला करके बास्टील के हथियार, गोला बारूद को लूटना चाहते थे, जिससे कि वो रिवॉल्यूशन में आगे भाग ले सके।
हाँ, रिवॉल्यूशन में काम आ सके, तो इसलिए उन्होंने बास्तिल के ऊपर भी हमला किया। और इस तरह से बास्टाइल के ऊपर जब हमला हुआ तो लगभग 7,000 पुरुष और स्त्री जमा हुए और उन्होंने एक पीपल मिलिशिया का निर्माण किया और उन्होंने बास्तिल के दुर्ग यानी फोर्ट्रेस ऑफ बास्टाइल के ऊपर हमला कर दिया। जो बास्टाइल का जो रक्षक था यानी जो गार्ड था वो मारा गया। कमांडर ऑफ द बास्टाइल वाज किल्ड एंड प्रिजनर्स रिलीज्ड। जो कैदी थे उसमें उसको छुड़ा लिया गया। बास्टाइल के दुर्ग से फ्रांस के लोग काफी नफरत करते थे क्योंकि बास्टिल के दुर्ग को फ्रांस में निरंकुश राज सत्ता का प्रतीक माना जाता था। जो कोई विरोध करता था उसको उसी दुर्ग में कैद करके रखा जाता था। तो इस कारण से फोर्ट्रेस ऑफ बास्टाइल को डिमोलिश कर देने से कोई बहुत ज्यादा प्रिजनर्स तो नहीं निकला, बहुत ज्यादा कोई हथियार गोला बारूद भी नहीं मिला, लेकिन आम लोगों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने बास्टिल के दुर्ग का जो ईंट पत्थर इत्यादि था उसको भी बटोर लिया, सब लूट लिया। लूट करके लोग अपने घरों में सुवनीर यानी यादगार के रूप में लोग रखने लगे कि यह बास्टिल के दुर्ग का ईंट है, पत्थर है। जिनके पास ज्यादा संख्या में ईंट हो गया वो मार्केट में बहुत ऊंचे दामों पर उसको बेचने लगे और जिनके पास एक भी ईंट टुकड़ा नहीं मिला वो उन ईंट के टुकड़ों को काफी ऊंचे दामों पर खरीदने लगे। इससे पता चलता है कि बास्टिल के दुर्ग से फ्रांस के आम लोग कितना नफरत करते थे। और इस तरह से बास्टिल के ऊपर हमला करने के साथ ही फ्रांस में रिवॉल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपको अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।